दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ऑडिट से है और आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ऑडिट से पहले कर लो ये सारे काम। तो कौन कौन से सारे काम है आपको पता है कि जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आता है तो सीए फर्म में आपका डेटा भेजा जाता है या आप खुद से सेंड करते हो। तो सीए फर्म में आपको सीए के सामने वहाँ पर अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है। अगर वहाँ पे एरर आता है या अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं किया हुआ है तो फिर आपको बाद में उसे रेक्टिफाई करके वापस आपको जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी लंबा समय आपको लग सकता है। और ऑडिट का डेट जो होता है वो भाई साहब लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसलिए ऑडिट से पहले अगर आप अपने एंड से ये सारे काम अगर आप कर लेते हो तो आपका ऑडिट भी बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। आपको सीए फर्म में बहुत ज़्यादा देर तक आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या क्या चीज़ है आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में वो भी कंपनी के रियल डाटा के साथ टैली जीएसटी टीडीएस टीसीएस इनकम टैक्स पेरोल बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा पुट ओपनिंग बैलेंस। तो आपका जो भी लास्ट ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा तो उसका कॉपी आप निकालिए और उससे मैचिंग कीजिए कि जितना भी आपका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है इस ईयर के ओपनिंग बैलेंस से वो मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मिलान कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको बैलेंस शीट में आ जाना है। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पे अल्ट F1 को प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पर अल्ट F2 को प्रेस करना है। अब मान के चलो कि ये अभी हमारा 25-26 का डेटा है, ठीक है। अब यहीं पर रह करके आपको यहाँ पर लास्ट ईयर का आपको डेट यहाँ पे दे देना, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 1/4/24 से लेकर के 31/3/25। मैं जैसे यहाँ पर पुट अप करूंगा तो यहाँ पर ये हमारा ये बैलेंस यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये जो डेमो दे रहा हूँ ये हमारा एक्चुअल डेटा नहीं है, राइट। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रोसेस को समझना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा यहाँ 5,71,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था, चाहे वो आपका लायबिलिटी साइड में हो या फिर आपका क्रेडिट साइड में हो, कहीं पर भी आपका डिफरेंसेस 1 पैसे का भी नहीं आना चाहिए। अगर आपका डिफरेंसेस है तो जैसा कि मैंने आपको कहा 1 बाई 1 करके आपका जो भी लायबिलिटी साइड है, आपका जो भी एसेट साइड है, लास्ट ईयर का जो भी आपका बैलेंस शीट है उसका हार्ड कॉपी सामने रखिए या सॉफ्ट कॉपी आप उसको रखिए और एक एक करके आपको मैचिंग कर लेना। ये आपका सबसे पहला काम है। अगर 1 पैसे का भी डिफरेंस आ गया याद रखिए आपका गाड़ी सीएफएम में आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्या है भाई, परचेज एंड सेल से अमाउंट मस्ट बी मैच, यानी कि आपको मैचिंग करना। तो कहां से करना भाई साहब, आपको तो सबसे पहले चले जाना है AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। आपका जो भी क्लाइंट है उसे यूजर एडिन पासवर्ड को दीजिए इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। पैन कार्ड से आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। एक होता है टैन बेस, एक होता है पैन बेस, ठीक है। तो आपको पैन बेस यूजर एडिन पासवर्ड से आपको लॉग इन कर लेना, राइट। जैसे आप लॉग इन करेंगे वहीं पर आपको इस वाले ऑप्शन में चले जाना है जहां करके आपका टोटल जो कि रजिस्टर्ड परचेज है वो भी आपको दिख जाएगा और जितना भी आपने GSTR1 में आउटपुट सप्लाई दिखाया है जो कि आपका जो एक्चुअल नेट आपका सेल है वो भी डेटा आपको वहीं पे दिख जाएगा। तो दोनों डेटा याद रखिएगा, परचेज एंड सेल, ये आपके टैली के डेटा से मैच करना चाहिए। तो कैसे आपको ये करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि यही हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं तो जो भी अभी यहाँ पर भी आपका सेल दिख रहा है, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर 42 लाख यहाँ पे समथिंग है, ठीक है। तो यही आपका उस डेटा से मैच करना चाहिए, राइट। और जितना भी हमारा यहाँ पर परचेज दिख रहा है ये आपका मैच करना चाहिए। ये आपका नेट है ना, यानी जो भी आपका परचेज रिटर्न है वो लेस होने के बाद तो वहां पर आपका मैच करना चाहिए, आपको वैसा मिलान करना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि आपका नेगेटिव कैश बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो भी कहां पे, इन ए सिंगल डे, किसी भी एक दिन में
अब आपको ये कैसे चेक करना है, इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधा टैली पे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग आते हैं बैलेंस शीट पे, ये देखो आप बैलेंस शीट में आ गए। जब बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखो ये कैश इन हैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो फिलहाल जो कैश को यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा डेबिट बैलेंस, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर दिखा रहा है ये डेबिट बैलेंस, राइट। देखो सारा 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 यहाँ पे डेबिट है। तो इस तरीके से ये तो आपका मंथली वाइज है ना, ये तो यहाँ पर आपका दिखेगा ही, लेकिन हमें चेक क्या करना है, डेली वाइज। तो इसे देखने के लिए आपको क्या करना है, बस इसके पूरे लेजर में आ जाना है, Alt F2 को भाई साहब इस तरीके से आपको रेंज को आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि पूरे रेंज, यानी कि अप्रैल टू मार्च। यहाँ पर आपको दिख जाएगा चेंज व्यू, और यहीं पे आपको दिख जाएगा डेली ब्रेकअप, ठीक है। डेली ब्रेकअप पे आपको आ जाना। जैसे हम लोग यहाँ पर डेली ब्रेकअप पे आते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको डे वाइज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से अप्रैल टू मार्च, ठीक है, आपको इस तरीके से सिस्टमेटिक देखते हुए चले आना है कि कहीं पर भी ये जो डेबिट है, कहीं पर क्रेडिट तो नहीं आ रहा है। ऐसे भी वो आपको नेगेटिव आपको रेड कलर में दिखा देगा। अगर ऐसा है तो फिर आपको इसको रेक्टिफाई कर ही लेना, नहीं तो क्या होगा आपके, ऑफ कोर्स जब सीए फॉर्म में जब जाएगा तो वहां पर भी इसे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, तो फिर आपको इसे बाद में रेक्टिफाई करना होगा, तो पहले कर लो ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका चेक स्टॉक, यानी कि फिजिकल स्टॉक के वेरिफिकेशन। भाई साहब अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, तो फिर आपका स्टॉक तो मैच करना ही चाहिए। और अंडर जीएसटी आपको पता है कि जितना भी आपने परचेज किया है, जो सेल किया है, उसके बाद जो बचता है उसको अनसोल्ड गुड्स कहते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, राइट। अब अगर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में अगर आपका ये अगर शॉर्ट पाया गया, क्या चीज आपका स्टॉक, तो क्या करेंगे, उसका अंडर जीएसटी रूल है ना, या तो जितना भी शॉर्ट हुआ है उसका आप सेल आउट दिखाओगे, जितना भी मिनिमम मार्जिन आप लेकर के उसको सेल दिखाओगे, तो वहां पर आपका आउटपुट बन जाएगा, राइट। तो सेल तो दिखाना होगा, या नहीं तो फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जितना भी आपका स्टॉक शॉर्ट हो रहा है, राइट। जैसे कि मान के चलो मैं आपको समझा देता हूं, आपने परचेज किया 100 पीस, ऐसे समझिए, ठीक है। आपने बेचा 70 पीस, तो आपके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक का जो एक्चुअल जो डेटा बता रहा है टैली, वो 30 पीस है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये पाया गया आपका 18 पीस, तो इसका माने आपका 12 पीस क्या हुआ, ये तो शॉर्ट हो गया ना। तो इसका माने शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, सरकार आपको छोड़ देगी क्या, तो नहीं। टैली में आपको कैसे करना है ये मैं आपको सिखा देता हूं। आपको चले आना है वॉचर्स में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अदर्स वॉचर्स, और यहीं पर आपको दिख जाएगा फिजिकल स्टॉक, देख रहे हो ना, हाँ जी दिख रहा है। इस पे आपको आ जाना है, मार्च क्लोजिंग में आपको यहाँ पे एंट्री आपको लेना है। यहाँ कोई भी एक यहाँ पर मैं ले लेता हूं, जैसे कि यही हमारा वीवो, राइट। यहाँ 7 पीस यहाँ पे दिखा रहा है। अब जैसे कि जिस भी गोडाउन में है, चलिए हम लोग यहाँ पे गोडाउन भी ले लेते हैं, चलिए कोई भी एक गोडाउन ले लिया, राइट। अब जितना भी ये आपका यहाँ पे पाया गया है, जैसे 7 पीस तो था, लेकिन ये पाया गया 5 पीस, 2 पीस शॉर्ट हुआ ना, तो आप यहाँ पे इस तरीके से 5 पीस को यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जितना भी फिजिकल स्टॉक आपका यहाँ पे माना गया है या पाया गया है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं टैली में, इस तरीके से आकर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रहे कि जो भी इसका अंडर जीएसटी रूल है, आपको उसे इंप्लीमेंट करना होगा। रिकंसिलिएशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स। अब जैसे कि आपके बैलेंस शीट में जो भी डेटर का बैलेंस निकल रहा है और प्लस जो भी क्रेडिटर का बैलेंस निकल रहा है, कोई भी आदमी इसे क्यों मानेगा कि आपका ये ऑथेंटिक है, ये एक्चुअल है, राइट। तो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट भी क्या करता है, ये कहता है कि भाई एक दूसरे को ये क्या करेगा, कंफर्मेशन लेटर देगा मार्च क्लोजिंग का, ठीक है। पास एंट्री अगेंस्ट एक्रूड एक्सपेंसेस, इसको हम लोग कहते हैं कि जो भी आपका जो ऐसा एक्सपेंसेस जो कि हो चुका है, लेकिन पेमेंट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर करने वाले हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस को आपको पकड़ना होगा, यानी कि उसके लायबिलिटी आपको खड़ी करनी। तो कौन कौन सा हो सकता है, ये जो कॉमन एक्सपेंसेस होता है कंपनी में, जैसे कि आपका सैलरी है, क्या होता है बेसिकली कंपनी में कि मार्च का सैलरी आप कब दोगे, ऑफ कोर्स अप्रैल में दोगे, तो लायबिलिटी आपको पकड़ना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट आपको लेना होगा। इसी तरीके से आपका ये कॉमन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते हैं, बट पेमेंट कब करेंगे भाई, नेक्स्ट फाइनेंशियल में। और अगर आपका टेलीफोन या मोबाइल फोन अगर आप पोस्टपेड है, अभी हमारे इधर तो भाई प्रीपेड चल रहा है हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रीपेड हो गया है, राइट। तो खैर, तो अगर टेलीफोन एक्सपेंसेस या आपका इंटरनेट का बिल आता है, बिल आने के बाद आप पेमेंट करते हो, तो इसका भी आपको लायबिलिटी पकड़ना पड़ेगा। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री आपको टैली में लेना होगा, तो पहले ले लो भाई साहब। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर पेरोल का मामला भाई साहब,
तब तो ये आपको काम और भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी लायबिलिटी आपको पकड़ना होता है, क्योंकि सारे लायबिलिटी का पेमेंट आप सेम ईयर में तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, टाइम लगता है इसको करने में, ये आपको पता है। तो मार्च का पेमेंट कब करेंगे? अरे भैया अप्रैल में करेंगे। वो इसलिए दिमाग में पहले से हमारे बैठा रहता है, पीएफ का पेमेंट 15 तारीख तक करना है, ईएसआई का पेमेंट 21 तारीख तक करना है, पीटी का पेमेंट करना है, टीडीएस का पेमेंट करना है 7 तारीख तक करना है, राइट। और अगर आपके यहाँ बोनस है या फिर आपका ग्रेजुएटी है तो सबका आपको लायबिलिटी पकड़ना पड़ेगा, यानी कि सारे को आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाना। कहां दिखाना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। अगर आप लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में आओगे तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पर इसे ऑफसेट कर दिया है, ये एसआई पेबल है, आपका पीएफ पेबल है, आपका सैलरी पेबल है, ये सारा आपको लायबिलिटी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पकड़ना पड़ेगा, तभी ना जाके आपका बैलेंस शीट फाइनलाइज होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट देखिए, इफ एनी लेट फी, इंटरेस्ट और पेनल्टी, अगर आपका इंडिविजुअल फर्म है, या ऐसे समझिए जिसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म, राइट, या फिर आपका पार्टनरशिप फर्म है, या फिर आपका एलएलपी फर्म है, राइट, लेकिन आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर नहीं है, तब तो भाई साहब आप पहले से ही उसको पार्टनर्स कैपिटल में उसका समायोजन कर लो। पार्टनर्स कैपिटल का माने क्या आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल आप इस तरह का जो भी पनिशमेंट हम लोग इसे कह सकते हैं अंडर जीएसटी और अंडर इनकम टैक्स, या कोई लेट फाइन या इंटरेस्ट है, ये क्या पनिशमेंट है ना, आपने कोई गलती किया है ना, टाइम से आपने काम नहीं किया तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। तो भाई साहब आपका ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, आप इसे पीएनएल में दिखा नहीं सकते, लेकिन पेमेंट तो आपका कहां से कटा? आपको मेरे बैंक अकाउंट से कटा, तो भैया उसको कैपिटल से आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है, ये आपको पहले से कर लेना। ऐसा नहीं कि आपने इसे कहीं पर और दिखा के रखा है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वहां से उसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक आता है पास अगेंस्ट एंट्री एक्रूड एफडी, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। यह आपका लॉन्ग टर्म के लिए अगर कहीं पे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि मैच्योरिटी पूरेगा तभी ना आपका वो खाते में पैसा आएगा। लेकिन आप अगर एफडी करते हैं, अगर इसी को पकड़े कितने साल के लिए किया? 3 साल के लिए, ठीक है। आपने क्या मान के चलो कि 24-25 में ही किया, लेकिन आपको पता है कि 24-25 में ही जो भी इसका इंटरेस्ट का रेट है 8.5% या 8%, वो कंपनी आपको इस पे इंटरेस्ट दे देगी, लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, बट कमा तो लिया ना, तो इसका एंट्री आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री आप लोग कैसे पकड़िएगा, मैं यहां पर एंट्री आपको समझा देता हूं कि जो भी इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ये अगेन आपके बुक्स में मार्च क्लोजिंग में डेबिट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, राइट। तो इस तरह का अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और एंट्री को पास कीजिए। हाँ भैया आइए, पास ड्राइंग्स एंट्री। कोई भी कंपनी हो, अगर लिमिटेड कंपनी की बात अगर हम ना करें, चाहे वो आपका प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर आपका पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो या फिर आपका इंडिविजुअल हो, हर प्रोप्राइटर, हर डायरेक्टर अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से कुछ ना कुछ पैसा विथड्रॉ करता है, राइट। तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं ना भाई साहब, तो आप उसे एक्सपेंस में ट्रीट तो नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का कोई आप के बैंक अकाउंट से या ऑफ कोर्स आप के कैश या पेडी कैश से अगर कुछ पैसा का विथड्रॉवल हुआ है और वो एक्चुअल में प्रोप्राइटर से बिलोंग करता है, उसका पर्सनल यूज है या डायरेक्टर का पर्सनल यूज है, तो उसको आपको क्या करना, उसके कैपिटल से उसे एडजस्ट करना, यानी कैपिटल से ही लेस हो जाएगा, राइट। तो इसकी एंट्री अगर आप टैली पे लेते हो तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, ड्राइंग्स को आपको मास्टर क्रिएट कर लेना है और उसका ग्रुप आपको कैपिटल ही रखना है, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा और टू कैश टू बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका कैपिटल उससे एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम यहां पर हम बात करें तो देखो हमारा एंट्री यहां पे लिया हुआ ना, अब जैसे कि ये मान के चलो कि किसी इंडिविजुअल का ये बैलेंस शीट, तो यहाँ पर कैपिटल कितना उसका 7,52,034 रुपया 96 पैसा, राइट। तो यहाँ पर देखो 10,000 रुपए का ड्राइंग्स है, हाँ है, राइट। और यहाँ पर देखो टीडीएस, यहाँ पे उस पर इंटरेस्ट पे किया गया, तो यहाँ पर लेस हुआ कि नहीं। तो ये सब एडजस्टमेंट एंट्री भाई साहब आपको ऑडिट से पहले कर लेना है। चलिए और आगे बढ़िए, अब कंप्लीट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, ये तो आपका पूरा हो ही जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जब तक पूरा होगा नहीं तो फिर आपका परचेज एंड सेल का ये जो बैलेंस फिगर है एआईएस रिपोर्ट से कैसे मैचिंग करेगा, है ना। तो ये आपको एक बार देख लेना, उसमें खास तौर से आपको ये देखना है कि आपका कोई आरसीएम का मामला तो नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपका रिटर्न फाइलिंग तो हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया
तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बाद में नोटिस आता है 2-3 साल के बाद। ठीक है, हम लोग इस तरह का फेस हम लोग करते ही रहते हैं। और अगर आपके ऊपर कोई एडवांस का मामला है अंडर जीएसटी, आपको पता है कि एडवांस अगर आप लेते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट को जीएसटी का उसका शेयर देना पड़ता है। तो इस तरह का अगर कोई मामला है आरसीएम प्लस एडवांस, ठीक है, तो उसका लायबिलिटी भैया पकड़ लो। भले आपने इस ईयर में उसको ना दिया हो, लेकिन उसका लायबिलिटी इस ईयर पकड़ लो, ताकि आप जब नेक्स्ट ईयर में जब हम लोग आएंगे तो उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका GSTR1 का जो भी रिटर्न है वो आपके 3B के समरी से बिल्कुल मैच करना चाहिए। कभी मिसमैच नहीं हो सकता आज के तारीख में, क्योंकि आपको पता है कि सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट करके आपका 3B में जाता है, तो मिसमैचिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है। मिसमैचिंग तभी हो सकता है जबकि आपने मैनुअल कुछ 3B में जाकर के आपने कुछ चेंजेस किया हो, राइट। तो अगर इस तरह का मामला है तो भाई साहब आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, राइट। लेकिन इन शॉर्ट ये आपका दोनों मैच करना चाहिए। चलिए, भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या भाई कि जीएसटी को ऑफसेट आपको जरूर करना है, और वो आप कहां से करते हैं? GSTR 3B के रिटर्न फाइलिंग से, राइट। क्योंकि क्या होता है कि आप या तो मंथली या फिर क्वार्टरली वे में GSTR 3B का रिटर्न फाइल करते हो, राइट। तो उसमें क्या होता है, आप कहोगे सर जी आउटपुट माइनस इनपुट होता है, यही होता है ना। तो आप जो यहां पर ये जो ऑफसेट हो रहा है और आपने जो जीएसटी का जो लेजर बना के रखा है, SGST, CGST और IGST, राइट। तो जो भी एडजस्टमेंट जिस तरीके से वहां पे हो रहा है 3B में, ठीक है ना, उसी तरीके से आपको क्या करना, अपने टैली में या जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उसका आपको एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि ऑफसेट की एंट्री आपको उसी तरीके से लेना होगा। आपको पता है कि जितने भी आपके यहाँ पे बैलेंस शीट में आपके जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, राइट, उसके ऊपर आपको अकॉर्डिंग टू जो भी डिप्रिसिएशन का रेट है उसके हिसाब से आपको इस पर डिप्रिसिएशन की एंट्री ले लेना है। अगर आपको रेट नहीं पता तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आप वहां पर CFM में जाकर के आप सारा काम भी वहां पर लास्ट में एंड में आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये सारा काम हो जाएगा तो CFM में आपको कहा जाएगा कि भाई साहब ऐसा है कि आपका जो टोटल टैक्स जो बना है वो इतना बना। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हाँ आपको 25,000 रुपए का टैक्स का प्रोविजन करना है, तो आपका प्रोविजन की एंट्री वहां पे ले लेना है, राइट। तो टैक्स प्रोविजन की एंट्री बहुत ही सिंपल है। आपको इसका समायोजन किससे करना है? आपको इसका समायोजन प्रॉफिट एंड लॉस से करना है, यानी कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, उससे आपको प्रोविजन कर लेना है। और अगर आपने किसी तरह का कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है तो ऑफ कोर्स उससे आपको ऑफसेट भी करना पड़ेगा, राइट। अब जब आपका ये सारा काम आपका हो जाएगा, फिर फाइनली आपको क्या करना है, जो भी आपका उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आपको बचेगा, अगर इंडिविजुअल है या फिर आपका LLP फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके हिसाब से आपको शेयरिंग में बांट करके उनके पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डेटा को ऑडिट से पहले आप फाइनलाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसी तरीके से और भी इस तरह के माध्यम से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन इसी तरीके से और अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।